मैं जिस इंडेक्स फंड्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूं उसने 2021 में तकरीबन 74% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 जो कि मार्केट का बैरोमीटर है उसने 2021 में तकरीबन 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं टिकर टेप। मैं जिस इंडेक्स फंड्स के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है निफ्टी अल्फा 50। आज हम निफ्टी अल्फा 50 के बारे में ही जानेंगे कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स है क्या, कैसे काम करता है और क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स है क्या और ये कैसे काम करता है। तो निफ्टी अल्फा 50 बेसिकली आपका एक मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड्स है जहां पे आपकी वो टॉप 50 कंपनीज जिनका सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ है वहां आपका पैसा निवेश किया जाता है। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा का मतलब है एक्सेस रिटर्न। अगर मैं इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए मार्केट बैरोमीटर यानी निफ्टी 50 की बात करते हैं। मैं बोलता हूं निफ्टी 50 ने इन द लास्ट 3 मंथ्स 10% के करीब का रिटर्न्स कमा के दिया है, लेकिन वहीं एबीसी फंड या जैसे इस केस में निफ्टी अल्फा 50 ने इन द सेम पीरियड मेड 12% काइंड ऑफ रिटर्न, 12% के आसपास का रिटर्न जनरेट करा है। तो यानी 2% का एक्सेस रिटर्न जनरेट करा है अगर आप निफ्टी 50 से कंपैरिजन करें, या इसी को हम अल्फा बोल देते हैं, यानी 2% का अल्फा जनरेट करा है। तो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स आपका पैसा ऐसे ही स्टॉक्स में लगाता है जिसमें कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 1 ईयर अल्फा जनरेट हुआ है, सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ है। अब इसका जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी अल्फा 50 में आपके स्टॉक्स को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले कंपनीज की एक रैंकिंग बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप प्लस एवरेज डेली टर्नओवर इन द लास्ट 6 months, लास्ट 6 महीनों में जिसका सबसे ज्यादा एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप है और एवरेज डेली टर्नओवर है, उन स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है, उनकी रैंकिंग बनाई जाती है। दूसरा, द कंपनी शुड हैव अ लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 1 ईयर, यानी ऐसी कंपनी में आपका पैसा निवेश नहीं किया जाता जो कि आईपीओस में है या जो भी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, कम से कम 1 साल हो चुका हो, उसके बाद ही वो स्टॉक्स आपके निफ्टी अल्फा 50 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द कंपनीज ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी 100% इन द लास्ट 1 ईयर पीरियड, यानी कम से कम 100% ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इन द लास्ट 1 ईयर, यानी लिक्विड स्टॉक्स हो। साथ ही में इन द लास्ट 1 ईयर इन स्टॉक्स में जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मानी जिसका सबसे ज्यादा है उसको टॉप पे रखना, उसकी एक रैंक बनती है, उसकी एक लिस्ट बनती है और उसमें से 50 कंपनीज को निफ्टी अल्फा 50 में शामिल किया जाता है। तो जिसका सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा, हालांकि इसमें एक कैपिंग भी होती है, 5% के आसपास की कैपिंग होती है। और अगर आज के निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स के बारे में बात करें कि इसका आज कैसा एक्सपोजर है, क्योंकि निफ्टी अल्फा 50 का बेसिकली जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट हुआ हो उनको शामिल किया जाता है, तो यानी यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर ज्यादा भी हो सकता है। अभी की बात करें कि निफ्टी अल्फा 50 में आपका लार्ज कैप का और मिड कैप और स्मॉल कैप का कैसा एक्सपोजर है, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 60% एक्सपोजर निफ्टी अल्फा 50 में आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप में और बाकी आपका लार्ज कैप कंपनीज का है। खैर, अगर आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स है क्या, थोड़ा सा बेसिक, और किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट किए जाते हैं, लेट्स डू इट द कंपैरिजन ऑफ निफ्टी अल्फा 50 विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 के बेसिस पे इसको कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास एक डेटा है 2005 से लेके 2021 31 जनवरी 2021 तक का। तो मान लीजिए मैं निफ्टी 50 में 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता 2005 में, 2005 में, तो उस 100 रुपए की वैल्यू 31 जनवरी 2022 तक की बात करें तो उसकी वैल्यू होती तकरीबन 852 रुपीस के आसपास की। वहीं निफ्टी अल्फा 50 में इसी 100 रुपए की वैल्यू होती तकरीबन आपकी 2188 रुपीस। अगर CAGR की बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो निफ्टी 50 में इन द सेम पीरियड यू मेड 13.57% एवरेज रिटर्न, बट वहीं निफ्टी अल्फा 50 में आपने तकरीबन 20.11% के एवरेज रिटर्न्स कमाए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी अल्फा 50 में आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक्स कई बार ज्यादा अल्फा जनरेट करेंगे तो उनका वेटेज ज्यादा होगा, जैसा अभी है। तो इस हिसाब से निफ्टी अल्फा 50 कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में आपकी शुरू की टॉप 50 कंपनीज आती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निफ्टी 50 है, इसका जो वोलेटिलिटी है, एवरेज वोलेटिलिटी एनुअलाइज्ड, दैट इज द 22.18%, और निफ्टी अल्फा 50 में है 29
9.39%। ज्यादा वोलेटाइल है तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी ज्यादा होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो निफ्टी अल्फा 50 का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन था वो था -77.1%। ऑब्वियसली ये 2008 की बात है। और निफ्टी 50 में था ये आपका -55.1। कभी भी आप रिटर्न्स को कंपैरिजन करते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा रोलिंग रिटर्न्स को कंपैरिजन करें। तो अगर हम एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, यानी 2005 से लेके 2022 तक मैं कभी भी इन्वेस्ट करता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 साल का समय देता हूं, तो मेरा एक एवरेज रिटर्न कितना रहा है। तो निफ्टी 50 में वो 10.29 था और निफ्टी अल्फा 50 में वो 15.21% था। जब हमने रिटर्न्स के बारे में थोड़ा सा समझा है, अब हम कैलेंडर रिटर्न्स भी देखते हैं। तो कैलेंडर रिटर्न्स में देखते हैं 2007 बिफोर द फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस जो हुआ था 2008 का, बिकॉज ऑफ गोल्ड लेमन ब्रदर्स वाला जो केस हुआ था। तो 2007 में निफ्टी 50 में आपने तकरीबन 54.8% के करीब का रिटर्न्स कमाया, क्योंकि निफ्टी अल्फा 50 में आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सपोजर है एंड दैट टाइम स्मॉल कैप एंड मिड कैप डिड वेरी वेल। तो यू मेड 99.8% रिटर्न इन द निफ्टी अल्फा 50 इन दैट पीरियड ऑफ टाइम 2007। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट करेक्शन हुआ, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप के साथ में स्मॉल कैप एंड मिड कैप में गिरे और वो ज्यादा वोलेटाइल भी थे। तो 2008 में निफ्टी 50 में आपका -51.8% रिटर्न रहा और निफ्टी अल्फा 50 में आपका -73.7% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न्स रहा। बट वहीं रिकवरी की बात आई तो निफ्टी 50 में 2009 में 75.8% रिटर्न्स कमाया और निफ्टी अल्फा 50 में आपने 85.6% कमाया। रिसेंट डेटा की बात करें तो 2020 में निफ्टी 50 का 14.9 था और निफ्टी अल्फा 50 का 51.8% था और 2021 में निफ्टी 50 का आपका 24.1 था और निफ्टी अल्फा 50 का 74.4 था। खैर, अगर हमने कैलेंडर रिटर्न समझ लिए और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रिटर्न्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस किस तरीके से रही है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा क्या मुझे निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड्स में फिर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, यानी आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों, क्योंकि आपको आप चाहते हो कि आप इस तरीके के फंड्स में पैसा निवेश करो जहां पे लो कॉस्ट हो, आपको एक्टिव फंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, आप एक इंडेक्स काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो। तो डेफिनेटली अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो निफ्टी 50 आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई भी इंडेक्स फंड्स अवेलेबल नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, तो सबसे पहला जो फंड आपको लेना है वो निफ्टी 50 लेना चाहिए। और उसके साथ में अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन आपका टाइम फ्रेम है आपके फाइनेंशियल गोल्स का, और आप एक आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो एग्रेसिव है, आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में भी पैसा निवेश करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो, क्योंकि निफ्टी 50 आपकी लार्ज कैप कंपनीज है, लेकिन इसके साथ में आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में पैसा निवेश करना चाहते हो, तो हाँ, उस सिनेरियो में अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि निफ्टी अल्फा 50 एक स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स है, तो आप निफ्टी अल्फा 50 में अपना एक्सपोजर रख सकते हो, वहां आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। निफ्टी अल्फा 50 क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा है तो ज्यादा वोलेटाइल होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्गर टर्म में यू कैन मेक अ गुड मनी। जब आउट परफॉर्मेंस की बात आएगी तो निफ्टी अल्फा 50 डिड वेरी वेल, बट जब वोलेटिलिटी की बात आएगी, मार्केट करेक्शन की आएगी, तो क्योंकि निफ्टी 50 शुरू की टॉप 50 कंपनीज है, कम वोलेटाइल है, तो वो कम गिरेंगे अगर आप इसे कंपेयर करते हो निफ्टी अल्फा 50 से, क्योंकि निफ्टी अल्फा 50 में आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप का ज्यादा एक्सपोजर होगा। तो खैर, आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलेंगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।